उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। रास्कल रोज़ी, मुसन्निफ मजहर कलीम। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही कुर्सी पर बैठा हुआ टाइगर भी इख्तियार चौंक पड़ा। इस वक्त दिन के 12:30 बजे थे और टाइगर भी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा था। उसकी आदत थी कि वो सुबह नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर तिलावत करता था और फिर सो जाता था और फिर 12-1 बजे उठकर तैयार होकर बाहर जाता था। अभी वो नहा धोकर तैयार होकर कुर्सी पर बैठा बूट के तस्मे बांध रहा था कि अचानक बाहर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त कौन आ गया है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? टाइगर ने दरवाजा खोलने से पहले ऊंची आवाज में पूछा। रोज़ी। बाहर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि आज से पहले कभी कोई औरत इसके कमरे में ना आई थी और ना वो किसी को इतनी लिफ्ट देता था। वैसे भी वो रोज़ी नाम की किसी लड़की से वाकिफ न था। इसने हाथ बढ़ाकर चटखनी हटाई और दरवाजा खोल दिया। सामने एक नौजवान और खूबसूरत मकामी लड़की खड़ी थी, लेकिन उसके जिस्म पर जीन्स की पतलून और चमड़े की जैकेट थी। उसके बाल कांधों तक लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। तुम्हारा नाम टाइगर है? बाहर मौजूद लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मगर आप मुझे कैसे जानती हैं? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या तुम मुझसे डरते हो जो मुझे अंदर आने का भी नहीं कह रहे? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तशरीफ लाइए, टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा और एक तरफ हट गया। लड़की बड़े एतमीनान भरे अंदाज में अंदर दाखिल हुई। उसने एक तायराना नजर कमरे में डाली और फिर दीवार में मौजूद एक रैक की तरफ बढ़ गई जिसमें किताबें मौजूद थी। कमाल है, इतनी मोटी मोटी किताबें। बहुत खूब, तुम तो पढ़े लिखे हो, ये तो और भी खुशी की बात है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और मेज के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर एतमीनान से बैठ गई। टाइगर बड़ी हैरत भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे शायद इस लड़की की आमद की वजह तस्मिया समझ ना आ रही थी। वैसे उसने इस लड़की को पहली बार देखा था। देखिए मोहतरमा, आप ये बताएं कि आप क्यों आई हैं और आपका क्या काम है? ये वक्त मेरे बाहर जाने का है, इसलिए मैं इस वक्त यहाँ बैठकर बातें नहीं कर सकता। अगर आपने सिर्फ बातें करनी है तो फिर किसी वक्त आइए, टाइगर ने आखिरकार कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हें बूढ़ी नजर आ रही हूं? लड़की ने इस बार कदरे गुस्सेले लहजे में कहा। क्या मतलब? ये बुढ़ापा और जवानी कहां से दरमियान में आ टपकी है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए पूछ रही हो कि तुम मुझे आप कहकर पुकार रहे हो और बड़े भारी भारी लफ्ज बोल रहे हो। तशरीफ लाइए, मोहतरमा वगैरह, ये अल्फाज तो बूढ़ी औरतों को कहे जाते हैं, जबकि मैं तो नौजवान हूँ। अलबत्ता तुम्हारी आंखों में कोई ऐसे लेंस लगे हुए होंगे जो तुम्हें नौजवान लड़की बूढ़ी नजर आ रही हो तो और बात है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ऐसे ही सही, तुम नौजवान भी हो और खूबसूरत भी, और बोलो, टाइगर ने कदरे गुस्सेले लहजे में कहा। तो फिर मिर्चें क्यों चबा रहे हो? क्या नौजवान और खूबसूरत लड़कियों से इस तरह बात की जाती है? एतमीनान से बैठो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। और ये दरवाज़ा तुमने बंद क्यों नहीं किया? उसे बंद कर दो, सर्दी बढ़ रही है, लड़की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो टाइगर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब वो बड़े गौर से इस लड़की को देख रहा था। वो ये सोचकर उसे देख रहा था कि कहीं ये लड़की मेकअप में तो नहीं है। वाह, ये है असल तरीका नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को देखने का। जब कोई नौजवान इस तरह लड़कियों को देखता है तो लड़कियों को महसूस होता है कि वो नौजवान भी है और खूबसूरत भी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तो टाइगर भी इख्तियार हंस पड़ा। ऐसा करो कि एक बोर्ड बनवा लो जिस पर लिखा हुआ हो, मैं खूबसूरत भी हूं और नौजवान भी, मुझे ठहर कर देखिए, और फिर इस बोर्ड को अपने गले में लटका लो, टाइगर ने हंसते हुए कहा। और इसने शायद सोच लिया था कि ये लड़की आसानी से जान छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए वो भी इजी हो गया था। बोर्ड तो बूढ़ी औरतें लगाती हैं, मुझे क्या ज़रूरत है? तुमने ये तो देखा होगा कि मेरे चेहरे पर तो मेकअप भी नहीं है और इसके बावजूद मैं खूबसूरत भी हूँ और जवान भी, लड़की ने जवाब दिया। अगर कहो तो मैं लिख कर दे दूँ सर्टिफिकेट, टाइगर ने जिद होते हुए कहा। बस बस, तुम्हारा मूड ऑफ होने लग गया है, इसलिए अब मजीद इस पॉइंट पर बात नहीं होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा नाम रोज़ी है, रोज़ी ऑर्थर। ऑर्थर मेरे बाप का नाम है और मेरा बाप अपने दौर का बड़ा मशहूर पेशावर कातिल था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है और अब सिवाय शराब पीने और गालियाँ बकने के उसे और कोई काम नहीं है। मेरी माँ इसलिए उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई, चनाचा मैं आज़ाद हो गई। मुझे बचपन से ही अपने बाप वाला पेशा बेहद पसंद था। इस पेशे में भी पनाह एडवेंचर है, चनाचा मैंने अपने बाप से कहा कि वो मुझे इस पेशे के गुर सिखाए। मेरा बाप ये बात सुनकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, अब उसे काम नहीं मिलता था, इसलिए उसने ना सिर्फ मुझे गुर सिखाए बल्कि वो मुझे एक बेहतरीन निशानाबाज के पास ले गया जिसने मुझे निशानाबाजी सिखाई। इसके बाद मेरे बाप ने मुझे पाकिशिया की ज़ेरे ज़मीन दुनिया में मुतारिफ कराया और मुझे काम मिलना शुरू हो गया, लेकिन मुझे बड़े छोटे छोटे केस मिलते रहे, जिनमें से
मैं बोर हो गई और फिर मैंने ये काम छोड़ दिया और मैंने होटल मेट्रो में सर्विस कर ली। होटल मेट्रो के तहखानों में जुआ होता है और जुए के दौरान अक्सर लोग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। मेरा काम इन लड़ते हुए लोगों की ठुकाई करना और फिर उन्हें जुए खाने से बाहर भिजवाना था। कुछ अरसा इस काम ने खासा लुत्फ दिया, लेकिन फिर यकसानियत से बोर हो गई थी, तो मैंने ये सर्विस छोड़ दी और एक जराइम पेशा ग्रुप में शामिल हो गई और बड़े बड़े जराइम शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी मेरी ग्रुप की चीफ से लड़ाई हो गई और नतीजा ये कि मैंने इसके हाथ पैर तोड़ दिए। चनाचा मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया तो मैंने अपना ग्रुप बना लिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा ना हुआ क्योंकि जो मैं चाहती थी इस पर इस ग्रुप के लोग पूरा ना उतरते थे, इसलिए मैंने ग्रुप तोड़ दिया। फिर मुझे पता चला कि ज़ेरे ज़मीन दुनिया में एक बदमाश टोनी पार्कर का बड़ा रोप है। मैंने एक होटल में सरेआम उसे ललकार दिया और मैंने टोनी के जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ डाली। इस तरह सब पर मेरा रूप बढ़ गया और मैंने ज़ेरे ज़मीन दुनिया में मशहूर हो गई। कल होटल लॉर्ड में एक आदमी मुझसे उलझ पड़ा। मैंने उसे उठाकर पटक दिया तो उसने कहा, कितनी लड़ाका बनती हो, तो जाकर टाइगर से लड़ो। वह ये नाम सुनकर हैरान हुई। जब मैंने पूछ की तो पता चला कि टाइगर का नाम ज़ेरे ज़मीन दुनिया के बालाई तबकों में इतना मशहूर है कि लोग इससे डरते हैं और इतना कि मौत से भी नहीं डरते। मुझे बताया गया कि टाइगर बड़ा असूल पसंद आदमी है, लेकिन इंतहाई हदछट और ज़बरदस्त लड़ाका है। फिर बड़ी मुश्किल से मालूम हुआ कि तुम इस होटल में रहते हो और सिर्फ रात का एक कमरे में आते हो। चनाचा मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गई, लेकिन तुम तो मुझे लड़ाका और बदमाश की बजाय कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान दिखाई देते हो। ना ही तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें हैं, ना भरी हुई दाढ़ी, ना तुम्हारी आंखें सुर्ख है और ना तुम्हारा चेहरा रौबदार है। जिस्मानी लिहाज से भी तुम इतने ताकतवर नहीं हो। मुझे तो यूँ लगता है जैसे तुम खलंडरे से नौजवान हो और बस। रोजी ने मुंह बनाते हुए कहा तो टाइगर भी इख्तियार हंस पड़ा। जो कुछ तुमने महसूस किया है मैं वाकई ऐसा ही हूँ। अगर मैं कोई बड़ा गुंडा और बदमाश होता तो जाहिर है अपनी शक्ल से ही लगता और यहाँ इस छोटे से होटल के कमरे में रहने की बजाय किसी आलिशान महल में रह रहा होता और मेरी मुझ शक्लो सूरत ऐसी ही होती जैसे तुम बता रही हो। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी शोहरत बहुत ज्यादा है और है भी ऊंचे तबके में। इस शोहरत की क्या वजह है? रोजी ने कहा, ज़ेरे ज़मीन दुनिया का ऊंचा तबका भी आम दुनिया के ऊंचे तबके की तरह होता है। बस चंद गुंडे रख लिए और बड़े गुंडे बन गए, लेकिन अंदर से वो भी बड़े बुज़दिल होते हैं, इसलिए इन पर रोप भी आसानी से डाला जा सकता है। मुझे जब भी रकम की ज़रूरत होती है मैं जाकर इन पर रोप डाल देता हूँ और वो बेचारे मुझसे डर कर मुझे रकम दे देते हैं। बस इतनी सी बात है। टाइगर ने जवाब दिया, चलो किसी किसी पर तुम्हारा रोप काम दे जाता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई भी तो हो जाती होगी। रोजी ने कहा, हाँ सैकड़ों बार। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, फिर क्या नतीजा निकलता है? रोजी ने चौंक कर कहा, नतीजा तुम्हारे सामने है। टाइगर ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब? रोजी ने हैरान होकर कहा, यही कि मैं सही सलामत तुम्हें नजर आ रहा हूँ, मेरे जिस्म की कोई हड्डी भी टूटी हुई नहीं है। टाइगर ने जवाब दिया। वो भी लुत्फ ले रहा था। उसे महसूस हो गया था कि लड़की का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसलिए उसे उलझने का कोई फायदा नहीं। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि सैकड़ों लड़ाइयों में तुम ही जीते हो? रोजी ने कहा तो टाइगर पे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। जीतना जाता तो फिर कोई ना कोई हड्डी टूट जाती। मैं तो बस ऐसे मौके पर भागना ही आफियत समझता हूँ, टाइगर ने जवाब दिया और रोजी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझसे लड़ो तो फिर क्या तुम लड़ोगे? रोजी ने हंसते हुए कहा, जाहिर है भाग जाऊंगा और क्या कर सकता हूं। अब तुम जैसी लेडी बदमाश से भला कौन लड़ेगा? टाइगर ने कहा तो रोजी एक बार फिर भी इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बदमाश का लफ्ज़ बड़ा घटिया सा लफ्ज़ है और मुझे कतन पसंद नहीं। इसकी जगह मैं रास्कल कहलाना पसंद करती हूँ, इसलिए लोग मुझे रोसी ऑर्थर की बजाय रोसी रास्कल कहते हैं। रोसी ने जवाब देते हुए कहा, रास्कल गर्ल ज्यादा अच्छा नाम है, वरना लेडी रास्कल से फिर तुम पूरी नजर आने लग जाओगी। टाइगर ने कहा, नहीं गर्ल भी गलत है, इसे रोब नहीं पड़ता, अलबत्ता लेडी रास्कल चल सकता है। इसे रोबो दबदबा पड़ जाता है, लेकिन तुम मुझे रोजी रास्कल भी कह सकते हो और लेडी रास्कल भी, जो तुम्हारा जी चाहे कह दो। रोसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हें लेडी रास्कल ही कहूंगा क्योंकि रोज गुलाब के फूल को कहते हैं और उसके साथ रास्कल कुछ अच्छा नहीं लगता। टाइगर ने कहा तो रोसी भी इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम वाकई पढ़े लिखने वाले आदमी हो। ओके, बहरहाल तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं तो ये सोचकर आई थी कि तुमसे दो दो हाथ करूंगी ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं टाइगर से भी नहीं डरती, लेकिन तुम तो बेचारे मासूम से आदमी हो, अब तुमसे क्या लड़ना। ओके, तुम किताब पढ़ो। हाँ एक बात, अब अगर कोई तुमसे लड़ने के लिए कहे तो तुमने भागना नहीं बल्कि उसे मेरा हवाला दे देना, फिर वो खुद ही भाग जाएगा। रोजी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुमसे मुलाकात कहाँ हो सकती है? मेरा मतलब है कि कभी कोई मेरे पीछे भाग पड़े तो मैं उसे तुम तक पहुंचा दूं। टाइगर ने भी उठते हुए कहा, जब भी जरूरत पड़े तो रोज क्लब आ जाना, ये मेरी मलकियत है। रोसी ने कहा, रोज क्लब ये कहाँ है? टाइगर ने चौंक कर पूछा। पहले इसका नाम जॉफ क्लब था, लेकिन उसने उसे जबरन खरीद लिया है और अब उसका नाम रोज क्लब रख दिया गया है। अब जॉफ उसका मैनेजर है। रोसी ने हंसते हुए कहा,
ठीक है, और अब वो कर भी क्या सकता था, टाइगर ने हंसते हुए कहा। रोजी वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गई। टाइगर इसके पीछे था ताकि इसके बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद कर सके। रोजी ने दरवाजा खोला और बाहर जाने ही लगी थी कि यकलख्त कमरे में सीटी की आवाज गूंज उठी और टाइगर के साथ साथ रोजी भी बेइख्तियार उछल पड़ी। ये कैसी आवाज है? ये तो ट्रांसमीटर की आवाज लगती है। रोजी ने वहीं रुककर हैरत भरे लहजे में कहा, तुम जाओ, ये ट्रांसमीटर नहीं है, अलार्म की आवाज है। मेरे बाहर जाने का वक्त हो गया है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। अलार्म की आवाज नहीं, ये ट्रांसमीटर की आवाज है। तो तुम्हारे पास ट्रांसमीटर भी है? बहुत खूब, फिर तो तुम वाकई ही कुछ हो। अब तो मैं नहीं जाऊंगी, रोजी ने वापस मुड़ते हुए कहा, लेकिन दूसरे लंबे राहदारी में जा गिरी और टाइगर ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और तेजी से मुड़कर कोने की दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से अलमारी खोली और अंदर मौजूद ट्रांसमीटर निकालकर इसने मेज पर रखा। ट्रांसमीटर से मुसलसल सीटी की आवाज निकल रही थी। टाइगर ने उसका बटन ऑन कर दिया। इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूं बॉस, ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। कहां से बोल रहे हो? ओवर, इमरान की आवाज सुनाई दी। अपने कमरे से बॉस, बस जाने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई। आप तो शायद मुल्क से बाहर गए हुए थे। मैंने परसों सुलेमान को फोन किया तो उसने बताया था। ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। हाँ, आज सुबह ही वापस आया हूं। तुमने एक काम करना है, यहाँ ज़ेरे ज़मीन दुनिया में कोई खातून है जिसे लेडी रास्कल कहा जाता है, उसे तलाश करना है। क्या तुम उसे जानते हो? ओवर, इमरान ने कहा तो टाइगर बेइख्तियार उछल पड़ा। लेडी रास्कल या रोजी रास्कल? ओवर, टाइगर ने जल्दी से पूछा। इसका मतलब है कि तुम उससे जानते हो। कौन है ये और इसका हदूद राबिया क्या है? ओवर, इमरान ने कहा। नौजवान लड़की है, किसी पेशावर कातिल आर्थर की बेटी है और सुना है कि लड़ाई भड़ाई की बड़ी शौकीन है। आज का रोज क्लब की मालिका है। ओवर, टाइगर ने बड़े जवाब देते हुए कहा। बड़ी तफसील से जानते हो? मेरा तो ख्याल था कि तुम इस चक्कर में नहीं पड़ा करते, इसलिए तुम्हें इसे तलाश करना पड़ेगा। ओवर, इमरान का लहजा कदरे नाखुशगवार था। अभी 10 मिनट पहले उससे मेरी मुलाकात हुई है और जिंदगी में पहली बार मैं जो कुछ आपको बताया है ये भी उसने खुद बताया है। 10 मिनट पहले अगर आप कॉल करते तो मैं उसका नाम तक ना बता सकता। ओवर, टाइगर ने कहा। 10 मिनट पहले मुलाकात हुई है? क्या मतलब कि अब तुम औरतों से अपने कमरे में मुलाकात करने लग गए हो? ओवर, इमरान का लहजा और ज्यादा नाखुशगवार हो गया तो टाइगर ने दरवाजे पर दस्तक से लेकर ट्रांसमीटर कॉल आने और रोजी रास्कल को बाहर फेंक कर कॉल अटेंड करने तक का सारी तफसील बता दी। अच्छा, फिर तो वाकई दिलचस्प किरदार है। अगर अभी बाहर मौजूद हो तो मेरी इससे बात कराओ। ओवर, इमरान ने कहा। मैं देखता हूँ। ओवर, टाइगर ने कहा और बटन ऑफ कर दिया। वो तेजी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने चटखनी खोली ही थी कि दरवाजा एक झटके से खुला और उसके साथ ही वो उछलकर एक तरफ हट गया। अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो रोजी का घूंसा उसके मुंह पर पड़ता। ये लड़ाई फिर मुझसे कर लेना, पहले मेरे बॉस से मिल लो, उसने तुम्हारे मुतल्लिक ही पूछा है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है इसलिए अब तुम बच नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हारा बॉस कौन है? क्या कोई बड़ा गुंडा है? रोजी ने अंदर दाखिल होते हुए गुस्सेले लहजे में कहा। अरे नहीं, गुंडा नहीं है, बड़ा मासूम सा आदमी है, लेकिन है मेरा बॉस। आओ, टाइगर ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो बॉस, रोजी रास्कल बाहर दरवाजे के साथ खड़ी ट्रांसमीटर पर हमारी होने वाली बातें सुन रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मेरे मुंह पर घूंसा मारने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से बचा हूं। आप पहले इससे बात कर लें क्योंकि उसने मुझे चैलेंज दे दिया है कि अब मैं उसके हाथों से बच नहीं सकता। ओवर, टाइगर ने कहा। वाह, तो फिर कल वलीमा खाने आ जाऊं? ओवर, दूसरी तरफ से इमरान की मुसरत भरी आवाज सुनाई दी तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो मिस्टर? अब क्या रोजी रास्कल तुम्हारे इस मच्छर से शादी करेगी? ओवर, रोजी रास्कल ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। अरे अगर तुम टाइगर को मच्छर कह रही हो तो फिर तो तुम्हारे लिए कोई गेंडा अफ्रीका से दरामद करना पड़ेगा, लेकिन टाइगर का ये कमरा तो बहुत छोटा सा है। क्या होटल के हाल के लिए बात करा दूं? ओवर, इमरान की शरारत भरी आवाज सुनाई दी। तुम्हारा मतलब है कि मैं मोटी हूं? पूछ लो अपने इस टाइगर से मैं कितनी स्मार्ट और खूबसूरत हूँ। ओवर, रोजी एक बार फिर गुस्सेले लहजे में कहा। चलो मैं बगैर देखे ही मान लेता हूँ। ये बताओ कि तुमने टेरी हाउंड को कहाँ छोड़ा है? ओवर, इमरान ने कहा तो रोजी रास्कल पे इख्तियार उछल पड़ी। टेरी हाउंड? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो तुम्हारा कैसे वाकिफ है? ओवर, रोजी रास्कल के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मैंने उससे कर्जा लेना है। 1 साल से उसकी मिन्नतें कर रहा था लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। अब बड़ी मुश्किल से आमादा हुआ और उसने मुझे फ़ोन किया कि वो रकम लेकर आ रहा है, लेकिन फिर इतला मिली कि वो किसी रोजी रास्कल के साथ किया और अभी तक इसका पता नहीं चल सका। ओवर, इमरान ने कहा। लेकिन वो तो कह रहा था कि उसका ताल्लुक ग्रेट लैंड से है और वहाँ का बहुत बड़ा गैंगस्टर है। ओवर, रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो मैंने कब कहा है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है या शरीफ आदमी है?
ओवर इमरान ने जवाब देते हुए कहा, अब तुम्हें इससे कर्जा नहीं मिल सकता क्योंकि अब बेचारा जिंदा ही नहीं रहा। वैसे मैंने उसकी तलाशी ली थी, उसकी जेब में सिर्फ चंद डॉलर थे। उसकी लाश होटल ग्राउंड के कमरा नंबर 18 दूसरी मंजिल पर मौजूद है, बेशक जाकर देख लो। ओवर, रूसी रॉस्कल ने जवाब दिया तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या इसने तुमसे लड़ने की हमाकत कर डाली थी? ओवर, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, अगर ऐसी हरकत करता तो होटल ग्राउंड की बजाय किसी गटर में कीमा बनकर पड़ा होता। मेरी इससे मुलाकात होटल सनशाइन में हुई थी। उसने मुझे होटल ग्राउंड में अपने कमरे में चलने और वहां बैठकर शराब पीने की दावत दी। मैंने ये दावत इसलिए कबूल कर ली कि मुझे इसकी जैकेट बेहद पसंद आ गई थी। मैंने सोचा कि चलो अगर इसके साथ 2-4 मिनट की कंपनी से ये जैकेट मिल जाए तो अच्छा है। चनाचा मैं रजामंद हो गई और फिर हम दोनों होटल सनशाइन से होटल ग्राउंड आ गए और कमरा नंबर 18 दूसरी मंजिल में जाकर हम बैठ गए। फिर उसने शराब मंगवा ली और हमने शराब पीना शुरू कर दी और फिर ना जाने उससे क्या हुआ कि उसने उठकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और उसकी आंखों में हैवानियत झलकने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूं, लेकिन उसने मेरी बात की परवाह ना की। तो मैंने जेब से खंजर निकाला और दूसरे लंबे खंजर उसकी शहरक में उतर गया और वो वहीं ढेर हो गया। मैंने अपना खंजर वापस निकाला और फिर उसकी जैकेट जो उसने उतार कर कुर्सी पर डाल दी थी उठाकर पहन ली। जैकेट में एक साइलेंसर लगा रिवॉल्वर था और चंद $100 के नोट, वो मैंने वहीं फेंक दिए और कमरे से निकल आई। ओवर, रोजी रॉस्कल ने कहा, तुमने अच्छा किया कि वो चंद $100 वहीं फेंक दिए। चलो इस तरह मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और टाइगर ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये तुम्हारा बॉस बहुत ही गरीब आदमी लगता है। कौन है? इसका क्या हदूद राबिया है? रोजी ने मुंह बनाते हुए कहा। हदूद राबिया क्या होता है? सीधा साधा मासूम सा आदमी है, मेरी तरह फ्रीलांसर है, कभी काम मिल जाता है तो कर लेता है वरना फारिग रहता है। लेकिन क्या तुमने वाकई ही टेरी हाउंड को कत्ल किया है? टाइगर ने कहा। तो और क्या, मैंने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन अब तुम बताओ कि तुमने मुझे बाहर क्यों धकेला था? बोलो, रोजी ने कहा। सॉरी, असल में बॉस का हुक्म यह है कि जब उसकी कॉल हो तो कमरे में कोई ना होना चाहिए। अब मुझे क्या मालूम था कि बॉस तुम्हारे ही मुतल्लिक बात करेगा। टाइगर ने कहा। ये तुम्हारा बॉस कैसे बन गया? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, रोजी रॉस्कल ने हैरान होते हुए कहा। मैंने इससे दूसरों पर रोब डालना सीखा है। इस काम में माहिर है, जब चाहे दूसरों पर ऐसा रोब डालता है कि लोगों के जिस्म कांपने लग जाते हैं। और चूंकि बहरहाल वो इस काम में मेरा उस्ताद है, इसलिए मैं उसे बॉस कहता हूँ, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ रहता है ये? रोजी ने पूछा। सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट इसका दोस्त है, उसके फ्लैट में रहता है, किंग रोड पर। टाइगर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम अब कहाँ जा रहे हो? रोजी ने पूछा। काम पर, टाइगर ने कहा तो रोजी चौंक पड़ी। किस काम पर? रोजी ने पूछा। यहीं घूमूंगा फिरूंगा, कोई मालदार आसामी नजर आएगी तो इस पर रोब डालूंगा और इससे रकम हासिल कर लूंगा, क्योंकि आजकल बड़ी कड़की है, कई रोज से कई काम की ऑफर ही नहीं मिल रही, वरना तुम्हें चाय के लिए ना पूछता। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर आ गया। तुम और तुम्हारा बॉस दोनों ही कंगले हैं, मैंने ख्वामखा यहाँ आकर अपना वक्त ज़ाया किया, रोजी ने कहा और तेजी से कदम बढ़ाती सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। और टाइगर पे इख्तियार मुस्कुरा दिया और फिर दरवाजा बंद करके उसे लॉक किया और इत्मीनान से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इमरान ने कार होटल ग्राउंड के वसी अरीज पार्किंग में रोकी और उसे लॉक करके वो तेज तेज कदम उठाता होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। होटल का वसी और अरीज हाल इस वक्त खाली नजर आ रहा था। अलबत्ता मुल्हिका डाइनिंग हॉल में खासा रश था, क्योंकि ये लंच का वक्त था और होटल ग्राउंड का खाना पूरे दारुल हुकूमत में मशहूर था। इमरान काउंटर की तरफ जाने की बजाय सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर बाद वो दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। चूंकि इमरान भी यहाँ आता था, रात को ही आता था, इसलिए दिन की शिफ्ट में काम करने वाले मुलाजमिन इससे ज्यादा वाकिफ न थे। चंद लम्हों बाद इमरान कमरा नंबर 18 के दरवाजे के सामने मौजूद था। दरवाजे के साथ लगी हुई प्लेट पर मार्टिन पार्कर के नाम की चिट लगी हुई थी। इमरान ने दरवाजे को दबाया तो दरवाजा बंद था। इमरान ने जेब में हाथ डाला और चंद लम्हों बाद उसने मास्टर की मदद से दरवाजा आसानी से खोल दिया। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। कमरा खाली पड़ा हुआ था, लेकिन कालीन पर मौजूद खून के धब्बे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। खून के धब्बे मुल्हिका बाथरूम की तरफ जा रहे थे। इमरान बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो सामने फर्श पर एक गैर मुल्की की लाश पड़ी हुई थी। उसके जिस्म पर वाकई ही खाली कमीज और पतलून थी। इसकी गर्दन में गहरा जख्म साफ दिखाई दे रहा था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने उसके दाएं पैर में मौजूद बूट के तस्मे खोलने शुरू कर दिए। तस्मे खोलकर उसने बूट उतारा और उसे उठाए हुए वापस कमरे में आ गया। उसने बूट को मेज पर रखा और फिर कोट की जेब से एक तेज धार खंजर निकाला और बूट की निचली तह को मखसूस अंदाज में खंजर की मदद से उखाड़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद बूट की निचली तह अलहदा हो गई और उसके साथ ही प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक कागज जो बूट की तह जैसा नजर आ रहा था सामने आ गया। इमरान ने कागज को प्लास्टिक के थैले से निकाला और उसे सीधा करके पढ़ना शुरू कर दिया। कागज पर सिर्फ चंद लाइनें हाथ से लिखी गई थी। उसने कागज पढ़कर उसे अपनी जेब में डाला और बूट और उसकी उखड़ी हुई तह को उठाकर उसने उसे एक
दूसरे के साथ जोड़कर जब बूट को मखसूस अंदाज में थपका तो तह वापस जुड़ गई। इमरान बूट उठाए वापस मुड़ा और बाथरूम में जाकर उसने बूट एक बार फिर इस गैर मुल्की के पैर में पहना दिए और पहले की तरह तस्मे बांध कर उसने हाथ झाड़े और बाथरूम का दरवाजा बंद करके वो कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया और तेज तेज कदम उठाता दरवाजा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो होटल के हाल से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। कार में बैठकर उसने कार को कंपाउंड गेट से बाहर निकाला और उसे तेजी से दौड़ाता हुआ सीधा सर सुल्तान के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आओ, आज कैसे इधर भूल पड़े? सर सुल्तान ने इमरान के अंदर दाखिल होते ही चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। वो किसी फाइल के मुतालिया में मसरूफ था। आजकल फराकत है, किताबें पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। सुलेमान भी गाँव गया हुआ है और जब वो खुद हो तो कहीं ना कहीं से उधार सामान लेकर चाय के 1-2 कप पिलवा ही दिया करता है। इसकी अदम मौजूदगी में तो चाय भी नहीं मिल सकती। उधार आजकल कोई देता ही नहीं। जहां भी जाऊं वहां ही लिखा हुआ है आज नकद कल उधार। मैं उन्हें मिलकर कहता हूं कि तुम आज को कल ही समझ लो, लेकिन वो कहते हैं कि आज तो आज है। आज एक पेट्रोल पंप के मालिक ने बड़ी मिन्नत के बाद अज़ेराह मेहरबानी पेट्रोल उधार दे दिया तो मैंने सोचा कि चलो आपसे मुलाकात कर ली जाए। कहते हैं बुजुर्गों से मुलाकात खुशबख्ती के दरवाजे खोल देती है। इमरान की जुबान कुर्सी पर बैठते ही रवा हो गई। तुमने मुझे फोन कर दिया होता, मैं तुम्हें रकम भिजवा देता। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए पूछा। आह, क्या तीर मारा है सीने में कि हाय हाय, मुद्दत हुई है फ़ोन को कटे हुए। अब तो हसरत सी हो गई है कि कभी फ़ोन की घंटी बज उठी, लेकिन कहाँ ये हमारी किस्मत के फ़ोन की घंटी बजे फ्लैट में। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़ा। तो अब पहले चाय पिलवाऊं या रकम दूं? बोलो, सर सुल्तान ने कहा। क्या मतलब, क्या अब आपने रिश्वत लेनी शुरू कर दी है? इमरान ने हैरान होकर कहा तो सर सुल्तान का चेहरा यकलख्त बिगड़ गया। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर बाज़-औक़ात मुझे ख्याल आता है कि सर अब्दुर्रहमान गलत नहीं कहते। सर सुल्तान ने गुस्सेले लहजे में कहा। अरे अरे, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आप रिश्वत को लानत समझते हैं, इसलिए तो मैं हैरान हो रहा था कि आज 15 तारीख है और अब किस सौम से बार बार रकम देने की बात कर रहे हैं, जबकि मुझे मालूम है कि आंटी पहली तारीख को ही सारी तनख्वाह आपसे वसूल कर लेती हैं और बाकी महीना आपको भी मेरी तरह आंटी से गुजारा अलाउंस मांगना पड़ता है। इमरान ने कहा और सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। तुम किससे मांगते हो गुजाराए अलाउंस? सर सुल्तान ने पूछा। आगा सुलेमान पाशा से। यकीन कीजिए 1 घंटा की मिन्नत समाजत के बाद बड़ी मुश्किल से 10 का नोट देता है। आपको कितनी देर की मिन्नत के बाद मिलता है? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और सर सुल्तान एक बार फिर हंस पड़े। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती मांगने की, इसलिए कि तनख्वाह तुम्हारी आंटी को देने के बाद TADA जो हर माह की 5 तारीख को मिलता है वो मैं खुद अपने पास रख लेता हूँ। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, ये बात है, फिर तो आज आंटी से भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इमरान ने कहा। क्या मतलब? सर सुल्तान ने चौंक कर कहा। कहते हैं कि मुखबरी करने वाले को भी कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाता है, इसलिए जब मैं आंटी को मुखबरी करूंगा कि 5 तारीख को आपको TADA में ये मिलता है तो आंटी लाजिमन कुछ ना कुछ तो दे ही देंगी। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। इसके साथ ही उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और चाय भिजवाने का कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। फिर जेब से बटवा निकालकर उन्होंने इमरान के सामने रख दिया। लो, इसमें जितने हैं ले लो, सर सुल्तान ने कहा। वाह, वाकई सखावत इसको कहते हैं। इमरान ने बटवा उठाया, उसे खोला और दूसरे लम्हे उसका मुंह बंद किया। क्या हुआ? रकम तो है इसमें, सर सुल्तान ने हैरान होकर कहा। इसमें तो कागज भरे हुए हैं रकम वाले खाने में। मेरा ख्याल है ये 5000 रुपए होंगे। इमरान ने बटवा बंद करके वापस मेज पर रखते हुए कहा। तो क्या ये कम है? चलो तुम सारे ले लो, मेरा कोई खर्चा तो नहीं है, बस वैसे ही रख लेता हूँ, सर सुल्तान ने कहा। तो आप इतनी बार बार रकम देने की बात क्यों कर रहे हैं? इमरान ने कहा। रकम तो है ये 5000 रुपए हैं, क्या ये कम है? खासी बड़ी रकम है, सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अगर कोई जेब कतरा आपकी जेब काट ले तो यकीन करें वो शर्म से डूब मरेगा कि आप सेक्रेटरी वजारत खारजा हैं और बटवे में सिर्फ 5000 रुपए। जनाब, इतनी रकम तो आजकल नौजवान कॉलेज की कैंटीन पर रोजाना खर्च कर देते हैं, आप उसे रकम कह रहे हैं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम रकम कैसे कहते हो? सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए बटवा उठाकर वापस कोट की जेब में डालते हुए कहा। टीवी पर जब बिजनेस का प्रोग्राम आता है तो करोड़ों अरबों की बातें इस तरह हो रही होते हैं जैसे मामूली सी रकमें हो। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि रकम किससे कहते हैं। इमरान ने कहा। वो तो हुकूमती लेन देन होते हैं, सर सुल्तान ने कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और चपरासी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रे पे मौजूद चाय की वो प्यालियां उठाकर एक सर सुल्तान के सामने रखी और एक इमरान के सामने और साथ ही बिस्किटों से भरी हुई एक प्लेट मेज पर रखकर वो वापस मुड़ गया।
हैरत है, इस कदर ऐश करते हैं आप। हैरत है। बिस्कुटों से भरी हुई प्लेट। इमरान ने आंखें फाड़ फाड़ कर बिस्कुटों की प्लेट की तरफ देखते हुए कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। इसका बिल मेरी तनख्वाह से कटता है। सर सुल्तान ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, क्यों? आपको तो बाकायदा मेहमान नवाजी फंड हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, जरूर मिलता है, लेकिन वो सरकारी मेहमानों पर ही खर्च होता है। तुम तो मेरे साथी मेहमान हो। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, तो क्या हुआ? जहां सरकारी मेहमान खाते हैं वहां जाती मेहमान भी तो साथ ही भुगत सकते हैं। इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, नहीं, हम उससे बददियानती और इमानत में खयानत समझते हैं। बहरहाल बताओ आज कैसे आना हुआ? सर सुल्तान ने कहा, वो शायद मौजू बदलना चाहते थे। आपने खत भिजवाया था ग्रीनलैंड के चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को इतला दी थी कि पाकिस्तान के किसी अहम आदमी के कत्ल की साजिश ग्रीनलैंड की इंटेलिजेंस ने ट्रेस की है और इस सिलसिले में एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इसने खुदकुशी कर ली थी। इमरान ने कहा, हाँ, ये खत आया था। मैंने सदर साहब से बात की तो उन्होंने उसे चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस को भेजने का हुक्म दे दिया। चनाचा मैंने वो खत चीफ तक पहुंचा दिया। सर सुल्तान ने कहा, आपने चीफ सेक्रेटरी साहब से खुद इस मामले में जरूर बात की होगी। इमरान ने चाय पीते हुए कहा, हाँ की थी, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तुमने चीफ सेक्रेटरी से बात की थी? सर सुल्तान ने चौंक कर कहा, नहीं, मैं तो आज ही क्रीमिया से वापस आया और यहाँ आते ही मुझे ब्लैक जीरो ने इस खत के मुतलिक बताया और मैंने दानिश मंजिल जाकर खत पढ़ा और फिर यहाँ आ गया। दरअसल मुझे मालूम है कि आप ऐसे खत मिलने पर खत भेजने वाले से जरूर बात करते हैं, इसलिए पूछा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसलिए बात करता हूं कि बाज़ सरकारी खतों किताबत में कुछ बातें दर्ज नहीं की जाती, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि उन्हें इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से यही इतला मिली थी जो उन्होंने खत में लिखकर भिजवा दी। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन उन्होंने इंटेलिजेंस से इस केस की तफसीलात तो नहीं भिजवाई जिनसे पता चलता है कि क्या हो रहा था। इमरान ने कहा, अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ग्रीनलैंड में गुज़िश्ता साल नया कानून मंजूर हुआ है कि इंटेलिजेंस रिपोर्टों को मुल्क से बाहर नहीं भिजवाया जा सकता। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमें अपने तौर पर फैसला करना पड़ेगा क्योंकि जब तक टारगेट सामने ना आए तो उस वक्त कोई अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। इमरान ने कहा, इसलिए तो ये खत तुम्हारे चीफ को भिजवा दिया गया है क्योंकि सदर साहब का ख्याल है कि सिर्फ X2 ही ये काम सर अंजाम दे सकता है। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो सदर साहब की मेहरबानी है, लेकिन आप एक बात सदर साहब से पूछकर मुझे बताएं कि सदर साहब की मिलिट्री सेक्रेटरी ने ग्रीनलैंड के चीफ सेक्रेटरी के जरिए ग्रीनलैंड के बदनाम जराइम पेशा ग्रुप हाउंड के साथ क्यों राब्ता कायम किया था और हाउंड ग्रुप के चेयरमैन से उनकी क्या बातचीत हुई? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सर सुल्तान पे इख्तियार चौंक पड़े। क्या कह रहे हो? सदर साहब ने जुराइम पेशा ग्रुप से राब्ता कायम किया है? ये कैसे मुमकिन है? सर सुल्तान ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा, आप पूछें तो सही। इमरान ने कहा, सॉरी इमरान, मैं ये बात नहीं पूछ सकता, तुम अपने चीफ से कहो कि वो सदर साहब से खुद बात करे। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, चलिए आप सदर साहब से कहें कि X2 का नुमाइंदा खसूसी उनसे बराह रास्त बात करना चाहता है, फिर मैं बात करूंगा। इमरान ने कहा, पहले तो मुझे बताओ कि तुमने ये बात क्यों की? सदर साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वह ऐसा सोच भी नहीं सकते। सर सुल्तान ने होठ चबाते हुए कहा तो इमरान ने जेब में हाथ डाला और फिर वही कागज निकालकर उसने सर सुल्तान के सामने रख दिया जो उसने होटल ग्राउंड के कमरा नंबर 18 में मौजूद लाश के बूट से निकाला था। सर सुल्तान ने कागज उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर हैरत के तासुरात मुजस्सिम होते चले गए। ये कागज तुम्हें कहां से मिला? सर सुल्तान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, आपने उसे पढ़ लिया है ना? अब बताएं कि ये क्या है? क्या इस पर सदर साहब के दस्तखत नहीं है? इमरान ने तल्ख लहजे में कहा, दस्तखत तो सदर साहब के ही हैं, उनके दस्तखत पहचानता हूं, लेकिन ये खत सदर साहब नहीं लिख सकते। ये जरूर कोई गहरी साजिश है। तुम्हें ये कागज कहां से मिला है? सर सुल्तान ने कहा, हाउंड ग्रुप के एक आदमी से। इमरान ने जवाब दिया, फिर तो तुम्हारी बात ठीक मालूम होती है, लेकिन सदर साहब को ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी? सर सुल्तान ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा, आप मेरी बात कराएं, फिर बात साफ होगी, वरना इस खत की हद तक तो सदर साहब की हैसियत और ओहदा मशकूक हो जाता है। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान ने सर हिला दिया और फिर रिसीवर उठा लिया। यस सर। दूसरी तरफ से पीए की आवाज सुनाई थी, प्रेसिडेंट हाउस फोन करके सदर साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी से मेरी बात कराओ। सर सुल्तान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आपने मिलिट्री सेक्रेटरी से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी? इमरान ने कहा तो सर सुल्तान ने असबाब में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो सर सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा दिया, फिर उन्होंने लाउडर का बटन ऑन कर दिया।
यस सर, सुल्तान ने कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट से बात करें जनाब। दूसरी तरफ से पीए ने मौतबाना लहजे में कहा, हेलो, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी राशिद खान बोल रहा हूँ। चंद मुबादिक भारी सी आवाज़ सुनाई थी। सुल्तान बोल रहा हूँ खान साहब, सदर साहब से चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदा खसूसी एक अहम मसले पर बराह रास्त बात करना चाहते हैं। वो इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। आप प्लीज़ सदर साहब से उनकी बात करा दें। सर, सुल्तान ने कहा। बेहतर, मैं बात कराता हूँ सदर साहब से, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही लाइन में खामोशी छा गई। हेलो सुल्तान, क्या आप लाइन पर हैं? थोड़ी देर बाद मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, सुल्तान ने जवाब दिया। सदर साहब से बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूँ सर। सर, सुल्तान ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। सर सुल्तान, क्या मसला है? सदर साहब की बावकार आवाज़ सुनाई दी। सर, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदे खुसूसी अली इमरान साहब मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। वो चीफ की तरफ से आपसे बराह रास्त कोई अहम बात करना चाहते हैं। सर, सुल्तान ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। कराइए बात, सदर साहब ने कहा। जनाब, मेरा नाम अली इमरान है और मुझे एक्सटू साहब ने अपना नुमाइंदा खसूसी बना रखा है। हालांकि मैंने तो कई बार उनसे कहा है कि मुझ में तो कोई खसूसियत नहीं है, इसलिए वो मुझे नुमाइंदा खसूसी की बजाय नुमाइंदा अमूमी बना दें, लेकिन वो नहीं मानते। बहरहाल मैं इस वक्त चीफ का नुमाइंदा खसूसी हूँ और पूछना ये है कि आपने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी से रब्ता कायम किया और इस रब्ते के जरिए आपका रब्ता ग्रेटलैंड की मशहूर जुराइम पेशा तंजीम हाउंड ग्रुप के चेयरमैन से हुआ और फिर आपने चेयरमैन साहब को साथी तौर पर एक खत लिखा। इस खत में आपने हाउंड ग्रुप के चेयरमैन से दरख्वास्त की कि वो अपनी तंजीम का इंतहाई तरबियत याफ्ता फर्द फौरी पाकिस्तान भिजवाए ताकि उसकी मदद से यहाँ के एक अहम आदमी को ख़त्म कराया जा सके और राब्ते के लिए वही खत में शनाख्त के तौर पर तय किया गया था। चनाचा हाउंड ग्रुप के चेयरमैन ने अपना एक आदमी जिसका नाम टेरी हाउंड था यहाँ भेजा ताकि वो आपसे मिलकर मनसूबे की तफसीलात तय कर सके। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस को इसकी इत्तला मिल गई और वो आदमी भी ट्रेस हो गया जो ये खत लेकर यहाँ आपसे मुलाकात के लिए आया था, लेकिन वो आदमी यहाँ एक साथी झगड़े में हलाक हो गया। बहरहाल ये ख़त इससे बरामद हो गया है जो इस वक्त मेरे पास है। आपसे सिर्फ ये पूछना था कि ये ख़त वाकई आपने लिखा है और अगर लिखा है तो इसका पस मंज़र क्या है? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। पहले तो उसने अपनी आदत के मुताबिक मजाक में बात करने का आगाज़ किया था, लेकिन जब सर सुल्तान ने आंखें निकाली तो वो संजीदा होता चला गया और आखिर में उसका लहजा वाकई ही बेहद संजीदा हो गया था। मिस्टर इमरान, ना ही मैंने या मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने ग्रेटलैंड की चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया है और ना ही मैं किसी हाउंड ग्रुप को जानता हूँ और ना ही मैंने कोई ज़ाती खत लिखा है। जब मैंने सदारत का ओहदा संभाला मैंने ज़ाती खत सिरे से लिखा ही नहीं है। आप ऐसा करें कि सर सुल्तान के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाएं और मुझे खत दिखाएं ताकि मैं उसे देख सकूं। एक्सटू साहब को मेरी तरफ से कह दें कि वो सब कुछ किसी गहरी साजिश के सिवा और कुछ नहीं है। सदर साहब ने इंतहाई तहम्मुल बर्दारी से जवाब देते हुए कहा, ठीक है, सर सुल्तान साहब से कह दें कि वो मुझे अपनी सरकारी कार में बिठा कर ले आए। मुझे तो आज बड़ी मुश्किल थोड़ा सा पेट्रोल उधार मिला है। अगर मैं अपनी कार में प्रेसिडेंट हाउस आया तो मुझे वापस पैदल ही आना पड़ेगा। इमरान ने कहा और रिसीवर सर सुल्तान की तरफ बढ़ा दिया जिनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। सर, आप माइंड ना करें सर, मैं इसकी जगह आपसे मुआफ़ी मांगता हूँ। इस इमरान की आदत ही ऐसी हो गई है कि यह मजाक करने से बाज नहीं आ सकता। सर सुल्तान ने रिसीवर लेकर इंतहाई माजरत ख्वाना लहजे में कहा, मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है सर सुल्तान, इसलिए मुझे मालूम है कि इमरान साहब कैसी तबीयत के आदमी हैं। माजरत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है कि आप उन्हें साथ लेकर फ़ौरन मेरे पास पहुँचे। सदर साहब ने जवाब दिया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सर सुल्तान ने रिसीवर रख दिया और फिर वो इमरान को काट खाने वाली नज़रों से देखने लगा जिसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत तारी थी जैसे उसे दुनिया की हवा ही ना लगी हो। क्या अब तुम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम मुल्क के सदर से बात कर रहे हो? सर सुल्तान आखिरकार फट पड़े। मुल्क के सदर? ओह, तो क्या वाकई वो मुल्क के सदर थे? वेरी सैड। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं समझा किसी अनजमनी यतीम खाना के सदर होंगे। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। इमरान ने इस तरह उछलते हुए कहा जैसे उसे वाकई पहली बार मालूम हो रहा था कि वो मुल्क के सदर से बात कर रहा था। Like, comment, share, press the bell icon.